तो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज किस क्लास में हम बात करते हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति। और आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर का एक वन शॉट वे करने वाले हैं जिसमें इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को हम कवर अप करेंगे। सो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है भाई, नियोजित विकास की राजनीति। तो हम इस शब्द से क्या समझते हैं कि आगे नियोजित विकास की राजनीति का मतलब क्या है। तो देखिए ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है 1947 की, जब भारत हमारा आजाद हुआ। ठीक है, अब इसकी क्या कहानी थी पहले उससे नोट्स को समझ लेते हैं। देखिए नियोजन का अर्थ क्या होता है, उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए योजना बनाना। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता में तेजी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यहां से एक योजना बनाई जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग कर तीव्र व न्याय संगत की चुनौती जिसके लिए नियोजन की आवश्यकता थी। तो यहां पर क्या होता है, नियोजन का मतलब यह होता है कि जो हम प्लानिंग करना चाह रहे हैं, जो हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, वो हम सिर्फ उनसे करना चाह रहे हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। यानी कि हम कोई बाहर की रिसोर्सेज का यूज करके अपनी डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। तो हमारे पास जो संसाधन है हम उनके श्रेष्ठतम प्रयोग के माध्यम से कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, ये नियोजन कहलाता है। तो जब हम 1947 के अंदर आजाद हो गए तो आजाद होने के बाद हमारा जो देश आजाद हुआ था वो काफी टिपिकल सिचुएशन के अंदर हुआ था। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो क्योंकि 1945 के अंदर दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था। अब ये दूसरे विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था उसके बाद जाके हम आजाद हुए थे। अब इस समय के अंदर पता है क्या था, पूरी दुनिया हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड थी, यानी कि आधी आधी डिवाइड थी। कैसे डिवाइड थी आधी आधी? देखिए पहली डिवाइड थी पूंजीवादी को लेकर, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था के लिए आधी दुनिया डिवाइड थी, और दूसरी थी समाजवादी व्यवस्था के लिए। तो देखो मान लो ये आपका ग्रुप नंबर ए है और ये ग्रुप नंबर बी है। तो यहां पर जब आप आजाद हुए तो ये आपकी क्लास है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक क्लास है। अब इस क्लास के अंदर दो ग्रुप चल रहे हैं, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। अब इन ग्रुप्स में आप आजाद हो गए, इसका मतलब क्या है, आप एक नए बच्चे हो। अब आप एक नए बच्चे हो उस क्लास के अंदर। अब जाहिर बात है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ग्रुप ए के पास जाओ या फिर आप ग्रुप बी के पास जाओ। अब आप अगर ग्रुप ए में गए तो आप ग्रुप ए के बंदे कहलाओगे, अगर आप ग्रुप बी में गए तो आप ग्रुप बी के कहलाओगे, जाहिर बात है। परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो यूं नहीं किया कि अगर मान लो आप अपनी क्लास में गए और आपने ग्रुप ए को चुन लिया तो सामने वाले जो ग्रुप बी के बंदे हैं वो सब आपके दुश्मन, और यहीं पर आप ग्रुप बी में चले गए तो ग्रुप ए के सारे बंदे आपके दुश्मन। तो ये दुश्मनी हमें निभानी नहीं थी, क्योंकि हम इतनी मुश्किल से तो आजाद हुए, और आजादी के बाद हमारे पास संसाधन भी इतने खास नहीं। जो हमारे पास अच्छे संसाधन थे वो अंग्रेज लूट कर ले गए थे, और हमारे संसाधनों को लेकर हमारी अर्थव्यवस्था भी पूरी गिरी हुई थी। तो यहां पर क्या था कि हमें अपनी इस व्यवस्था में दुश्मनी मोल नहीं लेनी थी, हमें अपनी आपकी डेवलपमेंट करनी थी, हमें इन सब चीजों को साइड रखना था। तो हमारे भारत ने ना यहां पे एक दिमाग चलाया। दिमाग क्या चलाया? जैसे कि ग्रुप ए और बी है ना, तो ऐसे ही आपने क्या किया, एक और ग्रुप की स्थापना कर ली जिसका नाम था ग्रुप सी। और हमारे भारत ने इस जगह पर किया, हमारे भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुट निरपेक्षता, तो हमारे भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मैं यहां लिख देता हूं, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। यानी कि भारत ने कहा कि भाई ना तो मैं तुम्हारा दुश्मन ना मैं तुम्हारा दुश्मन, यानी कि ना तो मैं ग्रुप ए का दुश्मन हूं और ना ही मैं ग्रुप बी का दुश्मन हूं, मैं सबका दोस्त हूं, और सबके दोस्त होने के नाते मैं सभी तरीके से दोनों की अपनी अच्छी अच्छी बातें जो है मैं अपने अंदर रखूंगा। इसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा। अब यहां से आप समझो कि पूंजीवादी कौन सा देश है। तो पूंजीवादी को आप अमेरिका के नाम से पहचानो और समाजवादी को आप रूस के नाम से पहचानो। तो इन दो देशों की अच्छी अच्छी जो खासियत थी वो हमने अपने देश के अंदर बटोरी और अपनी अर्थव्यवस्था का जन्म कर दिया, जिसका नाम था मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो हमने जन्म किया, इसकी जरूरत हमारे भारत को ही थी। हमारे भारत के अंदर शुरुआत से ही बहुत सारी विभिन्नताएं रही हैं, यानी कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, समूह और बहुत सारी गैप मतलब यानी कि इनकम का गैप, यानी कि हमारे भारत के अंदर अमीर व्यक्ति भी बहुत रहते हैं और हमारे भारत के अंदर गरीब व्यक्ति भी बहुत रहते हैं।
तो ये जो पूंजीवादी सिस्टम है, इसमें सारी चीजें क्या होती है, प्राइवेट होती हैं। सारी चीजें क्या होती है, प्राइवेट होती हैं। और हम जानते हैं कि जो प्राइवेट गुड्स होते हैं या प्राइवेट चीजें होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। तो आप खुद देखो कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो वहां पे ट्रीटमेंट बड़े महंगे होते हैं। आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, वहां फीसें बहुत महंगी होती हैं। और यहीं पर आप सरकारी स्कूल में जाओ, फ्री में पढ़ो, सरकारी अस्पताल में जाओ, फ्री में पढ़ो, फ्री में किताबें लो। तो यहां पर क्या है, दूसरी व्यवस्था समाजवादी है, यानी कि पूरे देश के अंदर कंट्रोल जो रहता है वो सरकार का रहता है। अच्छा, यहां से आप इस चीज पे ध्यान देना कि सरकार का जो कार्य होता है वो सोशल मोटिव का होता है, यानी लोगों को फायदा पहुंचाने का होता है। अब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो ज्यादातर क्या करते हैं ना, एक क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि बफर स्टॉक के अंदर चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें, और उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि हमें बहुत सारे देशों की जो है, बहुत सारे लोगों की जो है वो एक तरह से सेटिस्फेक्शन को पूरा करना है। तो हमारे देश के अंदर अगर समाजवादी स्थिति को अपना लिया जाता तो हमारे देश के अंदर जो अमीर व्यक्ति हैं उनका चलन नहीं रह पाता, और यदि हमारे देश के अंदर पूंजीवादी स्थिति को अपना लिया जाता तो हमारे देश में जो गरीब व्यक्ति हैं उनका गुजारा नहीं हो पाता। तो हमारे देश के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, और साथ ही साथ दोनों ही बातों अपने दोनों ग्रुप्स की बातें अपने देश के अंदर रखी, जिससे हमारे देश में अमीरों का भी भला हो और गरीबों का भी भला हो। हाँ, कुछ बिजनेस थे जैसे कि बंदूक बनाना या अल्कोहल का बिजनेस या रेलवे का बिजनेस, तो इन सारे बिजनेस को गवर्नमेंट ने अपने क्षेत्र में रखा कि इसको कोई नहीं करेगा, बाकी सारे बिजनेस आप लोग कर सकते हो। खैर, तो ये हमारी पूरी थ्योरी थी। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो हम नियोजित विकास की राजनीति पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे भारत के आजाद होने से 1944 के अंदर एक केस हमारे पास आया था जिसका नाम है बॉम्बे प्लान। इसमें क्या हुआ था बेटा, 1944 में बड़े उद्योगपतियों ने एक नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए योजना तैयार करी थी, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया था, और इस योजना में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका की मांग की गई थी। ठीक है जी। और योजना आयोग, हाँ, यहाँ पे एक टॉपिक खत्म हो गया। अब जब हम आजाद हो गए तो आजादी के बाद हमें इस चीज पर कार्य करना था। तो आप जैसे जानते हो कि 1947 में हम आजाद हुए, और हमारा जो संविधान लागू हुआ वो हुआ 1950 के अंदर, और असलियत में हमारे देश के अंदर जो कानूनों का विस्थापन हुआ वो 1950 के अंदर हुआ। उससे पहले देश के अंदर अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी। तो यहां से क्या हुआ ना, योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। ठीक है, पहले हुई योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा इसके अध्यक्ष स्वयं देश के प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। फिर बाद में जाके बहुत समय बाद क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की जगह बनाई गई, नीति आयोग का विस्थापन किया गया, और नीति आयोग की स्थापना के अंदर फिर से इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री बने, जो थे श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में, 15 मार्च 1950 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 में। किसके स्थान पर हुई, योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने, श्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपका एक बॉम्बे प्लान, योजना आयोग, नीति आयोग, नियोजित विकास की राजनीति का टॉपिक था। अब हम ये देखते हैं कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कौन से देश का मॉडल अपनाया, और हमारे देश के अंदर ये वामपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या किया और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या किया, और साथ ही साथ इस योजना आयोग के या नीति आयोग के क्या महत्व होते हैं, इनको फटाफट से जरा समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आजादी के बाद विकास की परिभाषा पश्चिमी देशों को माना जाता था, यानी कि आजाद जब हम हो गए तो हम पश्चिमी देशों के जैसा बनना चाहते थे, क्योंकि पूरे ही विश्व के अंदर जो विकसित देश थे वह पश्चिमी देश थे, और जो विकासशील देश थे वो दक्षिणी देश थे, यानी जो विकसित होने के प्रोसेस पर है, जो अभी गरीब है। तो यहां पर जो एक विकास की परिभाषा है या फिर सक्सेस की परिभाषा है वो पश्चिमी देशों को माना जाता था पहले के समय में जब आजाद हुए थे। तो भारत में ना अर्थव्यवस्था की प्लानिंग, जैसे कि आप नियोजित विकास की राजनीति पढ़ रहे हो तो आप पढ़कर आए कि भाई हमने अपने देश की प्लानिंग बनाने के लिए, देश की स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए योजना आयोग बनाया, फिर नीति आयोग बना दिया, साथ ही साथ बॉम्बे प्लान से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका बहुत सारा बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो यहां पर क्या है ना कि भाई अपने इस प्लानिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए हमने कई सारे देशों को देखा कि आखिर हम किस देश की एक ऐसी चीज उठाएं जिससे हम अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी प्लानिंग को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो पता है सबसे अच्छा हमें लगा रूस। क्यों? क्योंकि रूस ने इतनी सारी समस्याओं का सामना किया परंतु वह आज भी विकसित है।
जैसे कि रूस एक समय पर सोवियत संघ के अंदर हुआ करता था और सोवियत संघ एक बहुत बड़ा संगठन हुआ करता था। तो सोवियत संघ की इतनी बुरी स्थिति होने के बाद वह फिर से खड़ा हो गया रूस। और बहुत सारे कारण हमें ऐसे मिले कि हम रूस को अपना आइडल बनाए। तो हमने क्या करा कि रूस ने जो अपनी अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए स्ट्रेटेजी अपना रखी थी, हमने उसी स्ट्रेटेजी का पालन किया। इन द सेंस भारत में अर्थव्यवस्था की प्लानिंग के लिए पंचवर्षीय योजना यानी कि रूसी मॉडल को अपनाया गया। रूस क्या करता है, हर 5 साल के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा चलाने के लिए, इफेक्टिव चलाने के लिए, इफिशियंसी के साथ चलाने के लिए उसमें एनालाइजिंग, ऑब्जर्विंग और न्यू एडिशनल इनोवेशन, एडेप्टिंग चेंजेस, बहुत सारी चीजें करता है। तो यहां पर हमने क्या देखा, मतलब और नई नई चीजों को अपनाता है कि अब हम और ऐसा क्या करें जिससे हमारे देश का और भी ज्यादा विकास हो। तो हमने रूसी मॉडल को अपनाया और इसी के बिहाफ पर हमने 1951 के अंदर अपनी पहली पंचवर्षीय योजना निकाली। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय पर हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग गरीब रहते और बहुत सारे लोग अनपढ़ थे। इवन 82% जो जनसंख्या थी वो अनपढ़ थी, गरीब थी, और उनका जो मेन साधन था कारोबार करने का वो सिर्फ और सिर्फ कृषि था। यानी कि पूरे देश की ज्यादातर, अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर थी। तो अब आप खुद सोचो कि जब हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तो पहले हम किस पर कार्य करेंगे, कृषि पर ही तो करेंगे। तो हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में से 56 तक चली थी, उसमें हमने प्राथमिकता जो दी थी वो कृषि को दी थी। तो इस योजना में ज्यादातर जो जोर था वो कृषि पर था। इस योजना के बाद इस योजना के अंतर्गत जो था वो बांधों के बारे में बात की गई थी, डैम्स के बारे में, और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया था। और भागला नांगल परियोजना इनमें से एक है, यानी कि प्रमुख है। उसके बाद जब हमारी थोड़ी सी सिचुएशन सही हो गई कृषि बाड़ी की, उसके बाद हम दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आए, यानी कि 1956 से 1961 तक। और फिर इस योजना के अंदर हमने उद्योग पर ध्यान दिया। और उद्योग पर हमने ध्यान कैसे दिया, जैसे कि पहले तो हमने अपनी कृषि का क्षेत्र सही करा, और उस कृषि के क्षेत्र को सही करने के बाद हमने कहा कि भाई अब हम उद्योग पर ध्यान देंगे। और उद्योग पर ध्यान देने का मतलब यहां पर यह है कि हम इंपोर्ट कम करें और अपने देसी उद्योगों को बढ़ाएं, जिससे हम एक्सपोर्ट करने की कंडीशन पर आ जाए और हमारे देश के अंदर फौरन आए। और इस चीज को करने के लिए जो मैंने आपको बताई, उसमें सरकार ने क्या करा, देसी उद्योगों के संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा दिया, यानी इंपोर्ट पर भारी शुल्क लगा दिया। अब जब भारी शुल्क लग जाएगा तो बाहर की चीजें महंगी बिकेंगी, जब महंगी बिकेंगी तो यहां पर खुद चीजें जो देसी उद्योग है उनकी चीजों का वितरण होने लग जाएगा। तो यहां पर क्या था, जो योजना के योजनाकार थे वो थे पीसी महालोन 20। ठीक है, तो ये योजनाकार थे। और साथ ही साथ एक चीज और बताओ, यहां पे देखो चौधरी चरण सिंह ने क्या कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि को केंद्र में रखने की बात इन्होंने प्रभावशाली तरीके से कही थी, प्रभावशाली रूप से कही थी। तो यहां पर ये इनकी एक बात चर्चा में भी आई थी। उसके बाद में अगर बात करूं योजना आयोग के उद्देश्य, तो योजना आयोग के उद्देश्य का आखिर क्या मतलब है, देखिए योजना आयोग कह लीजिए या नीति आयोग कह लीजिए, दोनों की बात जो है वो सेम सेम ही रहेगी। ठीक है, योजना आयोग कह लो चाहे नीति आयोग कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, देश के संसाधनों का अनुमान लगाना इसका पहला उद्देश्य होता है। दूसरा, देश के विकास के लिए योजना बनाना। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होता है, यानी कि बहुत सारे कार्यक्रमों में पहले कौन सा किया जाए, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, यानी प्रॉपर तरीके से रूटीन बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, ये सब क्या था, विभिन्न कार्यक्रमों के बीच में प्राथमिकता को बढ़ावा देना था। योजना काल के दौरान हुई प्रगति का आकलन करना, यानी कि ये देखना कि पिछले समय से लेकर अब के समय तक हमने कितनी ग्रोथ करी, कितना विकास किया, क्या गलतियां रही, क्या अच्छाइयां रही, जिसको हम आगे मेंटेन कर सके या जिसको हम आगे कम कर सके। तो ये सब चीजें आकलन की होती हैं, जो आकलन किया जाए। और यहीं पर सलाहकारी के रूप में 1952 के अंदर राष्ट्रीय विकास परिषद की भी स्थापना कर दी गई थी। तो ये आपका टॉपिक था और आई होप इतनी चीजें ही हैं हमारी, और इसके अंदर कुछ और नहीं बचा। हाँ, एक टॉपिक और रह गया जिसका नाम है वामपंथी विचारधारा एंड दक्षिणपंथी विचारधारा। तो देखिए स्टूडेंट, वामपंथी विचारधारा क्या होती है और दक्षिणपंथी विचारधारा क्या होती है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूं। देखिए, वामपंथी विचारधारा का मतलब क्या होता है कि वह लोग होते हैं जो पिछड़े वर्ग के होते हैं और बहुत गरीब होते हैं, और ये सरकार की सिर्फ और सिर्फ उन नीतियों का समर्थन देते हैं जिन नीतियों में इन लोगों का भला हो रहा हो। यानी कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट ये ज्यादा चाहते हैं। जाहिर बात है कि पिछड़ा वर्ग है, गरीब लोग हैं, तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सरकारी फैसिलिटीज पर निर्भर होंगे। तो ये सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा मात्रा में चाहते हैं। ये वामपंथी विचारधारा है। यहीं पर मैं बात करूं दक्षिणपंथी विचारधारा की, तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग वह लोग हैं जो कि एक नए समय के अनुसार चलना चाहते हैं। ये सरकार का हस्तक्षेप कम करना चाहते हैं, पूंजीवादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और अलग अलग तरीके से इनोवेशन, क्रिएटिविटी अपने देश के अंदर लाना चाहते हैं। तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा है। वामपंथी विचारधारा यानी कि ओल्ड,
यानी गरीब लोग, ओल्ड एंड पुअर, एंड दक्षिणपंथी विचारधारा न्यू एंड रिच। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं नीति आयोग, आप ये ध्यान रखना, ये हमने योजना आयोग की आखिर से क्या जरूरत पड़ गई कि हमने नीति आयोग बना दिया। तो देखिए, योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय के रूप में बनाया गया था जो सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकता था सरकार को कि भाई आपको इस क्षेत्र पर भी कार्य करना चाहिए। अब सलाह देने का कार्य है, सरकार काम करे ना करे, परंतु बाद में जाके 2015 के अंदर श्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत इसको नीति आयोग के अंदर तब्दील किया गया और यही सारे उद्देश्य रखे गए। ठीक है, और यहां पर अब कहा कि ये जो नीति आयोग बनाया है, ये जो कोई भी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी तैयार करेगा, ऑब्जर्वेशन तैयार करेगा, उस पर सरकार का कार्य करना एक निर्भर हो जाएगा, यानी कि सरकार का कार्य करना एक दायित्व बन जाएगा, उस पर कार्य करना ही पड़ेगा जो भी चीजें बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा भाई, ये नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग, तो NITI, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म रहती है हमारी नीति आयोग की। तो ये आपका चैप्टर था कंप्लीट तरीके से, सो होपफुली समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट हाँ कहीं कोई डाउट रह गया हो, छोटा सा भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और उसी दिन पूरी कोशिश करूंगा जिस दिन आपका कमेंट आ जाएगा। ठीक है, और सारा चीजें आपके समझ में आ गए हो, सारे टॉपिक समझ में आए हो, सारे पॉइंट समझ में आए हो, सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे से और क्रिएटिविटी के साथ और इनोवेशन के साथ और भी नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, एक वन शॉट वे के साथ। थैंक यू।